अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़हूर मलिक अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया से। और आज हम मौजूद हैं पुंछ के एक ऐसे इलाके में जहां हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़े हैं जिनका नाम है चौधरी सखी मोहम्मद भारती साहब और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट है पुंछ यूनिट के। इनसे ख़ास मुलाकात करते हैं और इनसे जानते हैं इनकी ज़िंदगी की कहानी और इनकी क्या सच्चाई है इस कहानी में। ये इनसे जानते हैं, इनकी ज़ुबानी, इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम, आपका खैर मकदम है सखी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम, आपने हमें बुलाया, ये हमारी खुशकिस्मती है। चूँकि हम पुंछ के दौरे पर थे तो हमें ये पता चला सोर्सेज के हवाले से और लोगों के कहने के हवाले से कि आपके साथ जो आप बीती है आपकी बहुत ही परेशान कुन है, दुखद है और इंसान सुनते ही थोड़ा परेशान हो जाता है। अपनी कहानी बताइए ताकि हम लोगों को दिखा दें कि ऐसे भी इंसान हैं जिन्होंने इतना काम करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं किया, हुकूमत की मदद की, लेकिन फिर भी हासिल कुछ नहीं आया। अपने नाम से शुरू कीजिए, कहाँ रहते हैं आप, कैसे क्या हुआ, कैसे सब किया? मैं लाना को दरा बाजार एक गाँव है, मेरा भाई गाँव सऊदी है और वहीं मैं पैदा हुआ और प्राइमरी जो तालीम है मैंने वहाँ पर हासिल की। उसके बाद मेरे वाल साहब जो थे वो इरीगेशन में 4th क्लास मुलाजिम थे, तो उन्होंने अपनी ज़मीन खरीदी दिगवार केड़वा में। तो इस वक्त मैं दिगवार केड़वा में रिहायश रखता हूँ। तो मैं जब प्राइमरी के बाद हायर सेकेंडरी में मैट्रिक पास करने के बाद 11th में मैं नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था। ये 1987 की बात है, जब भारत की खुफिया एजेंसी रा ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया। और उस ज़माने में रा का ये एक मंशूर था कि नौजवानों को पाकिस्तान भेजा जाता था, उनको ये कहा जाता था कि आपको रा की मैन पावर में शामिल किया जाएगा। तो मुझे भी उन्होंने ये सब कह के बाकायदा शामिल किया और उनके असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो जम्मू से आए और डाक बंगला में मुझे मिले। तो उन्होंने बाकायदा मेरा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेने के बाद मुझे ज्वाइन किया। उसके बाद जम्मू में मेरी जो बेसिक ट्रेनिंग थी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, वो जम्मू में हुई। उसके बाद दिल्ली में हुई। तो ये ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान की रा का जो अपना प्रोफेशन है उसके हिसाब से जो कुछ ट्रेनिंग में बताया जाता है उसकी काफ़ी चीज़ें हैं। मैं कौमी सलामती के हवाले से शेयर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन वो सब कुछ मुझे सिखाया गया जो रा के एक ऑनर कैडर के लिए ज़रूरी होता है। उसके सिखाने के बाद मुझे 3-4 बार जो है वो सांबा सेक्टर से भेजा गया, सियालकोट से लाहौर। और पाकिस्तान के अंदर उनकी जो कानून है, उनकी फ़ौज की नक़ल और जगराफियाई सूरत हाल, जैसे कि उनके पुल, सड़कें और बहुत सारी अहम तनसीबात के बारे में मालूमात हासिल करना। तो 4 बार मुझे वहाँ से भेजा गया। तो मैं बड़ा कामयाबी से वापस आया, मेरे साथ उनका गाइड जाता था। तो वापस आता था, मेरी सैलरी बाकायदा 3000 रुपया माहाना सेट की गई। तो उसके बाद फिर मुझे दोबारा जो है नौशहरा से 3 बार भेजा गया, जो कि POK में भी भेजा गया। और वहाँ से भी मुझे शायद जो रा का अपना एक कंसर्निंग मैटर है उसके लिए जो मुझे टास्क दिया जाता है वो मुकम्मल करता रहा। और यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा, मुझे तो किसी का कोई डर खौफ नहीं है कि यहाँ तक कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सेंसिटिव जगह थी कवट का होटल, जहाँ पे अब्दुल कदीर खान जो उनके साइंटिस्ट हैं, तो वो न्यूक्लियर जहाँ पे तजर्बात होते थे, तो वहाँ से भी मुझे नज़दीक जाकर मिट्टी लाने को कहा गया, वो भी मैंने ला के दी। इसके अलावा जो भी रा के प्रोफेशन में मुमकिन नामुमकिन होता है वो सब मैंने किया। तो फिर 24 जुलाई 1987 को जब मुझे अवाम जनी के गाइड के बगैर भेजा गया, तो वो मेरा टूर था 15 दिन का। लेकिन उसके दरमियान ईद जो थी, ईद बकर ईद का बड़ा दिन था, तो मैं कुछ फैसला लेके मीरपुर किश्तवाड़ से वापस आ रहा था, जो उनके POK का इलाका है। तो वापस आते हुए बॉर्डर के करीब एक समानी जो टाउन है उस
टाउन के करीब रास्ता भूलने की वजह से मैं गिर गया रात को पहाड़ी से। तो गिरने के बाद अब रात को मैं कहीं मूव नहीं कर सकता था, मेरे कमर में काफ़ी पेन था और ज़ख्मी था मैं। तो फिर भी मैंने सुबह कोशिश की कि मैं जो नज़दीकी शहर है वहाँ तक जाऊँगा, तो वहाँ से मैं कोई मेडिसिन वगैरह लेकर कुछ दिन गुजारूँगा और रात को वापस चले जाऊँगा। तो अब रास्ते में जाते हुए जो है मुझे 655 गुजरात बटालियन की आरपी जो होती है उनकी रेजिमेंटल पुलिस, उन्होंने मुझसे आईडी मांगी, तो मेरे पास आईडी नहीं थी। तो फिर उन्होंने मुझे बैठा लिया। फिर भी मैंने जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, लेकिन उनके एक मेजर थे किसी रहमान रजा जो उनके एडजुटेंट थे वो आ गए। तो उन्होंने फिर मुझे शॉर्ट आउट किया, मेरे पास आईडी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें शक हुआ। फिर मुझे 90 डिव मंगला के हवाले किया गया, वहाँ उनकी फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट के हवाले किया गया। तो उसके बाद तो तकरीबन 2.5 साल तक ISI मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान और फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट और पाकिस्तान की तमाम एजेंसियों ने मुझे इंटरोगेट किया। और 2.5 साल के बाद जो है ये तय हुआ कि बीइंग ए सिविलियन जो है मुझे मिलिट्री कोर्ट में पेश किया गया और मेरा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया अंडर 3 AK ब्रिगेड आज़ाद कश्मीर कोठी में। तो वहाँ मुझे एक बॉर्डर गार्ड में रखा गया। तो फिर मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया गया, बावजूद इसके कि मैंने उनको कहा कि मैं सिविलियन हुआ, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं कर सकते। लेकिन उस वक्त चूँकि जनरल की हुकूमत थी, पाकिस्तान में फ़ौज की हुक्मरानी थी और वो अपने तरीके से चलने वाले लोग थे। तो मुझे वो मिलिट्री कोर्ट का ही एक मेजर साहब जो थे, मेजर सजाद, वो मुझे दिए कि आपके डिफाइनिंग अफसर हैं और एक मेजर ताहिर थे उनके जो वो प्रोसिक्यूटर थे पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरह जिस तरह हमारे यहाँ मिली भुगत होती है, वहाँ भी वो एक मिली भुगत के तहत मुझे जो है बिना किसी एविडेंस के 10 साल की कैद बामशक्कत दी गई। और वो 10 साल की कैद बामशक्कत मैंने डिस्ट्रिक्ट जेल कोठी आज़ाद कश्मीर POK में बाकायदा काटी। और उसके बाद चूँकि आज़ाद कश्मीर की फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं है, तो फिर मुझे वहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ा, इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भूख हड़ताल करनी पड़ी, इंसानी हकूक़ से मदद लेनी पड़ी। तो इंसानी हकूक़ की मदद के बाद मैं वहाँ से मुझे शिफ्ट किया गया इस्लामाबाद, जो रावलपिंडी अडियाला सेंट्रल जेल है वहाँ पे। वहाँ से मैंने इंडियन हाई कमीशन ऑफ इंडिया को ख़त लिखा। उस वक्त वहाँ के हाई कमिश्नर शिव शंकर मैनन थे, उनके फर्स्ट सेक्रेटरी राकेश कुमार शर्मा और उनके सेकंड सेक्रेटरी बलविंदर खान पाल, वो 2 बार मुझे अडियाला सेंट्रल जेल रावलपिंडी में मिले। और उनकी अनथक कोशिश के बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान की ISI की सबसे बड़ी दीवार थी मेरे सामने, तो मुझे रिहा नहीं होने देते थे, तो मुझे रिहा नहीं किया गया। तो फिर मैंने वहाँ के जो पाकिस्तान का ह्यूमन राइट कमीशन है उनसे रिक्वेस्ट की, एमनेस्टी इंटरनेशनल और अंसार बनी वेलफेयर ट्रस्ट, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ICRC और सोशल जो वहाँ का सोशल वर्कर थी एक सिस्टम वालिया, तो इन सब लोगों ने मिलकर फिर वो इस चीज़ को हाईलाइट किया। तो उसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 2 बार जो है लाहौर में हमें बुलाया और 2 बार इस्लामाबाद में। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जवाब नहीं था मुझे जेल में रखने का, लेकिन पाकिस्तानी ISI की ये कैम थी कि इस बंदे को यहीं रखा जाए, क्योंकि मुस्लिम इसको वैल्यू ऑफ इस्लाम दिखाकर जहादी बनाया जाए। तो मुझे मुजफ्फराबाद महाजर कैंप में भेजा गया, जिसका कोई कानूनी जवाब नहीं था। तो 2 साल तक मैं वहाँ रहा। 15 और भी हिंदुस्तानी मेरे साथ थे जो कश्मीर के लोग थे, यहाँ जम्मू प्रोविंस के लोग थे। तो फिर वहाँ अचानक कोई अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि ज़लज़ला हो गया और उस ज़लज़ले में पाकिस्तानी हुकूमत को अपनी होश नहीं रही। तो फिर हम आस्ता आस्ता प्लान करके अपने मुल्क में वापस आते गए। तो सबसे आखिरी आदमी मैं था। तो मैं नौशहरा बॉर्डर से हिंदुस्तान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी के कर्नल से कॉन्टैक्ट करके वापस आ गया। तो वापस आने के बाद जबकि मैं था ही हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान के लिए काम करने के लिए गया, तो इंडियन आर्मी ने मुझ पर जो है वो AK-47 डाल के मुझे कैप्चर मिलिटेंट शो किया। तो बाद में अदालत और GIC में चूँकि उनका वो पार्ट खुल गया, उनका राज खुल गया, ये तो सब कैम है। तो फिर अदालत में मेरा 5 साल तक ट्रायल हुआ और सेशन कोर्ट रजौली ने मुझे बाइज़्ज़त बरी कर दिया मई 2012 में। तो इस दौरान राह जो है वो
इनडायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट में रही। सकीब भाई, आपको यहाँ मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा, क्योंकि आपकी ये कहानी बहुत ही, वैसे आप ही समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफदेह है। हमें तो खाली सुनने में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी तकलीफ उठाई होंगी, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए, जो आपके साथ गुजरा है वो आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। आपकी आंखों में आंसू देख रहे हैं, हम समझते हैं। आपने रॉ के लिए भी इतना काम किया है, और इवन पाकिस्तानी जेल में भी आपने सज़ा काटी है, फिर यहाँ आकर भी एक और सज़ा आपने झेली, आपके गले में AK-47 डाल के या जो भी हुआ। ये दोगलापन आपको समझ आ रहा है कि ये क्या चल रहा है, आखिर फाइनली क्या हुआ? असल में उसके बाद जब मुझे JIC में, वहाँ क्योंकि जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर था, वहाँ पे तमाम एजेंसियाँ थी, मुझे सच्चाई तो सामने लानी थी। तो वहाँ पे मैंने तो मुझे जहाँ इंटेलिजेंस एजेंसियों के अपने तरीके होते हैं कि भाई तो मुसलमान था तो वेकेंट होगा। और मैंने कहा यार, अगर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को नहीं कहते हो आप मिलिटेंट, टीपू सुल्तान को नहीं कहते हो मिलिटेंट। मेरी तो एक कहानी है, मैं तो प्रोफेशनल आदमी था, मैं तो पाकिस्तान में गया मुल्क के लिए, काम के लिए, नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फिर किस किस्म का सवाल है ये आपका मुझसे? तो वहाँ पे JIC में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, बीइंग इंडियन, बीइंग हिंदुस्तानी, तो वहाँ पे कश्मीरी मुसलमान जो थे, मैं ये कहूँगा कि उनको एक तो पाकिस्तान ने ब्लैकमेल किया, और दूसरी तरफ से हिंदुस्तान ने उनको मारने का बिज़नेस पैदा किया। हिंदुस्तान की आर्मी ने भी एक बिज़नेस पैदा किया कि हिंदुस्तानी मरकज़ की सरकार को बेवकूफ़ बनाया जाए, और उनसे बड़े बड़े वो जो उनकी रैंक हैं हासिल किए जाएँ, पैसा हासिल किया गया। बस ओवरऑल मिलिटेंसी एक बिज़नेस ही था, मैं यही कहूँगा। और जो लड़के वहाँ पे मुझे मिले, मैं 2 साल वहाँ भी आज़ाद रहा हूँ, तो वहाँ पे जो लड़के नौजवान मुझे मिले जो मिलिटेंट बनाए उन्होंने, तो उनसे मैंने पूछा यार तुम लोग क्यों आए हो यहाँ पे? तो उन्होंने भी यही कहा कि हमें तो वहाँ पे इग्नोर किया गया, इसलिए आए हम। तो मैं चूँकि वहाँ पे पूरे सेटअप से मिल चुका हूँ, और मैं ये कहूँगा कि जो लोग हमारे जो है ना पाकिस्तान ने हाइड किए हुए हैं, वो कतई हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हमारे लीडरों की, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की नालायकी और नाअहली की वजह से उनको पिक करके ISI ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, और यही सबसे बड़ी बदकिस्मती है। और इसमें मैं ये कहूँगा, चूँकि किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, मैं तो रॉ का प्रोफेशनल हूँ, और दुनिया की कोई ताकत, रॉ वाले कोई भगवान के अवतार तो है नहीं, फरिश्ते हैं नहीं, जैसे कि उनके लिए कानून बना गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से वो ऊपर हैं, लेकिन कोई भगवान के अवतार नहीं है, ना वो फरिश्ते हैं जिनसे पूछा नहीं जा सकता। उसी कानून में उनके लिए ये भी कहा गया है, रॉ वालों के लिए, कि जब आप ह्यूमन राइट वायलेशन में मुलव्वस होगे तो आपसे पूछा जाएगा, जब आप करप्शन में मुलव्वस होगे तो आपसे पूछा जाएगा। तो ये तो बाकायदा लॉ में मौजूद है। तो इसी तरह से कश्मीरियों के साथ जो कुछ किया गया, कश्मीरी ना तो देशद्रोही थे, ना उनका कोई मसला था, उनको जानबूझकर मिलिटेंसी की इस दलदल में धकेला गया, और उसकी ज़्यादातर जिम्मेदारी हमारे जो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन और सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उसकी ज़िम्मेदार हैं। चूँकि वे बड़ी बड़ी तनख्वाहें, बड़ा बड़ा बजट लेके खाते रहे, उन्होंने ये एहसास नहीं रहा कि भाई पाकिस्तान हमारे खिलाफ क्या प्लान कर रहा है, चाइना हमारे खिलाफ क्या प्लान कर रहा है। ये तो खैर एक अलग मेरा प्रोफेशनल मामला है जो मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे 2.5 लाख रुपया जम्मू में खुफिया सेफ फोर्स में मिला के मुझसे एफिडेविट एक साइन करवाया गया। तो मेरी तो मजबूरी थी वहाँ पे साइन करना, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो 2.5 लाख रुपया मुझे उन्होंने दिया, तो उसी पे मैंने साइन किए। वो उनके पास काफ़ी होगी, तो वो तो लेकर मुझे तो लगता है मुझे सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। तो वो अपने पास सबूत रख सकते हो आपने मुझसे एफिडेविट लिया और 2.5 लाख रुपया आपने मुझे दिया। तो ये बात तो साबित करती है ना कि आपने मुझे, मेरा आपसे तलब था तो आपने मुझे 2.5 लाख रुपया दिया। सकी भाई, क्योंकि आपने कहा कि आपका माहाना 3,000 रुपये का मुआवजा मुकर्रर हुआ था ये काम करने के लिए एज अ प्रोफेशनल, लेकिन अगर हम सुने तो इंटरनेशनल फंडिंग होती है इसमें, US डॉलर्स में, जैसा कि आपके कहने के हिसाब से होता है। तो 3,000 रुपये इतनी छोटी रकम के लिए इतना जान का जोखिम उठाना? सर असल में ये जब 1987 की बात है तो इतने ना तो हम नौजवान अवेयर थे इस बात से कि रॉ क्या करती है, रॉ के पूरे सिस्टम से हम वाकिफ़ नहीं थे। तो उनका भी एक तरीका था अंडरग्राउंड रह के लोगों को इस्तेमाल करना।
तो ये तो हर हिंदुस्तानी को पता है कि रा जो है वो कोई ऑफिशियल उसका स्टेटस नहीं है, ना उसका कोई किसी को सबूत दिया जाता है, बस वो एक टॉप सीक्रेट एजेंसी है। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट से ऊपर बैठे हैं वो लोग, उसको कोई पूछ नहीं सकता, लेकिन काम उनके यही है, लोगों को ट्रेप करना, मिसगाइड करना, इस्तेमाल करना, यही वही काम जो ISI करती है वो रा भी करती है। ये कोई, मुझे तो ये कहने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, ना शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। मैं प्रोफेशनल था, हिंदुस्तानी था, मैंने अपनी वतन परस्ती, मेरी इबादत थी, मेरे ईमान का हिस्सा था, वो मैंने किया। लेकिन रा की जो बेसिक आइडियोलॉजी है कि हिंदुस्तानी नौजवानों को यूज़ एंड थ्रो बनाया जाए, ये ज़रा हमारे पॉलिटिशियन और हमारे बड़े जो इंटेलेक्चुअल माइंडेड लोग हैं, जो दानश्वर लोग हैं, उन्हें सोचना है कि क्या इंटेलिजेंस एजेंसियों का यही काम है कि लोगों को उनकी काबिलियत को नाजायज़ तौर पे इस्तेमाल करो और उसके बाद उनको यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी का शिकार करो। तो फिर 2012 में जब मैं रिहा हो गया सेशन कोर्ट की तरफ से, तो फिर मैंने बराह रास्त जब मोदी सरकार बनी 2014 में, तो उनको मैंने बराह रास्त तमाम अपने जो मेरी कहानी थी वो मैंने लिखी, उसको ड्राफ्ट करवाया। उसके बाद मैंने थ्रू स्पीड पोस्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भेजी, तो उन्होंने होम मिनिस्ट्री को वो सब कुछ जो है वो दिया। उसकी बाकायदा फीडबैक मेरे पास मौजूद है। फिर मैंने PMO ऑफिस को मेल की। मैंने उस वक्त ये कहा था कि एक नेशनल कमीशन मुकर्रर किया जाए, मेरे मामले की पूरी तहकीकात करे और पूरी इंक्वायरी हो और सच्चाई सामने आने पे मुझे मेरा मुआवजा दिया जाए ज़िंदगी का। तो ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो फिर दोबारा मैंने जो है जो इंडियन हमारे जो भारत के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनको मैंने खत लिखा। उसके बाद मैंने रामनाथ कोविंद जी को खत लिखा और उनसे भी मैंने गुजारिश की कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, ये ज़्यादती हुई है, और PMO ऑफिस को दोबारा मैंने मेल की। तो अब 13 साल जब मुझे गुजर गए अपने मुल्क में ये सब्र करते हुए कि मैं अपने मुल्क और अपने मुल्क की टॉप सीक्रेट एजेंसी के ख़िलाफ़ ना बोलूँ, मेरी उंगली उन पर ना उठे, लेकिन ना तो हुकूमत ने कोई मेरा हल किया और ना उन लोगों ने सोचा। तो अब मुझे मजबूरन जो है ना इस प्लेटफार्म से अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने का जो मौका मिला है, तो मैं यह कहूँगा कि मुझे कम से कम 10 करोड़ रुपये का नुकसान पहुँचाया गया है। उसके लिए इंसानी हुकूमत जिम्मेदार है, राह वाले जिम्मेदार हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत मुझे अपने बजट से पैसा दे, मुझे राह के बजट से 10 करोड़ रुपया दिया जाए, मेरा मुआवजा बनता है, वो मेरा हक है वो, ठीक है। मैं कोई पुरस्कार नहीं चाहता, ठीक है। मैं एक गुलाम हिंदुस्तानी हूँ और वैसे ही रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो हक है उसको आप नहीं दबा सकते। और मैं ये आखिरी बार हुकूमत से अपील करूँगा कि मेरा मुआवजा मुझे दिया जाए। दूसरी सूरत में चूँकि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना आता है, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं आज़ाद हिंदुस्तानी हूँ, मुझे सब कुछ करना आता है, ठीक है। और मेरी नज़र में राह को ये जो एक बड़ी अहमियत दी गई है कि वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से ऊपर है, US में वो बजट इस्तेमाल करते हैं। तो अफरादी कुव्वत तो मेरे जैसे लोग हैं ना जो काम करते हैं, तो उन लोगों को ही आप इग्नोर करोगे तो फिर आपके साथ कौन जुड़ेगा, आपके साथ कौन काम करेगा? सखी भाई, चूँकि आपने अपनी कहानी जो सुनाई हमें, पाकिस्तान जो कि कहता है कि उनके पास बहुत आला तरीन इक्विपमेंट्स है, इंफिल्ट्रेशन नहीं कर पाता कोई, और बहुत सिक्योर मुल्क है कि उनके मुल्क के अंदर कोई जा नहीं सकता। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपके पास कुछ पिक्स, कुछ फ़ोटोज़, कुछ ऐसी चीज़ है? क्योंकि ऐसे तो अभी हम समझ रहे कि एक कहानी है, कोई फ़ोटोग्राफ, कोई ऐसी चीज़, पाकिस्तान का दस्तावेज़, कुछ ऐसा मौजूद? देखिए जी, मैं तो जब जेल से रिहा हुआ तो जेल में मेरे जैसे आदमी को जो वैसे नहीं रखा जाता कि उसके पास फ़ोटोज़ या कोई चीज़ हो, और ना ही ऐसा कुछ है मेरे पास। लेकिन वो तो रात को जो कुछ मैंने दिया वो उनके पास है, ठीक है। और रात की जो हिकमत अमली होती है, जो उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, जो कुछ आपने करना है वो आपको फोटोग्राफी में वो इंतहाई हसास तरीके से किए जाते हैं। और वो तो मैं जब पकड़ा गया तो मेरे पास तो कोई डिकोड लैंग्वेज में कुछ लिखी हुई बातें थी जो उनको भी समझ नहीं आई, तो मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। लेकिन मैं पाकिस्तान में रहा हूँ और राह बेहतर जानती है, मैंने राह के लिए काम किया
और फिर उसके बाद मेरे घर वालों ने जो अप्रोच की इंडियन गवर्नमेंट को, और तो उसके तमाम मेरे पास सबूत हैं, मैं दिखाऊंगा। मैं स्टूडेंट लाइफ में जब मुझे भेजा गया उस वक्त की फ़ोटो में दिखाऊंगा आपको। तो मेरे जो साथी हैं, मेरे जो कुलीग्स हैं, वो सब हाई रैंकिंग ऑफिसर हैं, डीएसपी और एक्सीएम और लेक्चरर, फॉरेन मिनिस्ट्री में बड़े बड़े लोग हैं। तो मैं तो पढ़ना चाहता था, तो उस पर अगर मेरे करियर को स्पॉइल किया तो बुरा नहीं किया, तो मैं अपने करियर का मुआवजा मांग रहा हूँ और तो कुछ नहीं कहा। सही बात। तो नाज़रीन, बात चल रही थी सखी भाई से, जिन्होंने अपनी कहानी बताई कि कैसे एक स्टूडेंट थे और कैसे इनको एक इंटेलिजेंस का इंसान, ऑफिशियल कहूँगा मैं, ऑफिशियल बनाकर पाकिस्तान भेजा गया। बार बार मुल्क की सिक्योरिटी के लिए वहाँ से सैंपल्स लेते आए और आखिरकार अब ये कह रहे कि इन्हें इग्नोर किया गया। सिर्फ इतना चाहते हैं कि मुआवजा चाहिए इनकी ज़िंदगी को स्पॉइल करने का। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इनकी जो ये कहानी है, दर्दनाक कहानी, इस पर गौर और फिक्र करें और इनको ये मुआवजा दिया जाए। एक और सवाल पूछूँगा सखी भाई आपसे, चूँकि आपने अभी अभी कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी का ऐसा कोई मसला था नहीं, लेकिन ये जो पॉलिटिशियंस है और इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इन्होंने मिलिटेंसी के हवाले कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर को। ये बात आपने क्या सोच करते हैं? देखा सर, इस मुल्क में बहुत सारी एजेंसियाँ बैठी हैं, उन पर बड़ा खर्चा होता है और काम उनका यही है कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ क्या प्लान करता है। बेसिक में एक और बात की जो हिंदुस्तानी कौम को पता नहीं है, आज तक पता है ही नहीं उनको, कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान को एक बड़ी ताकत चाइना है जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तो तमाम जो उसको एक्सपोर्ट की जाती है पाकिस्तान को, हिंदुस्तान के थोपा जाता है, वो चाइना करवाता है। आज ये इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता है अच्छे तरीके से कि चाइना ही करवाता है। ठीक है, अगर चाइना ना करवाता हो तो एक बंदे के लिए वो थे अपने मसूद अजहर, इज़ अ वन पर्सन, वो एक बंदा है। तो एक बंदे के लिए यूनाइटेड नेशन में वो विटो करते हैं उस करारदाद को। तो क्या साबित करता है? बाशूर लोग हो ना, मैं क्या समझाऊंगा आपको कि एक मौलाना मसूद अजहर के लिए चाइना जो है वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो करता है, तो उसका क्या मकसद हो सकता है? तो ये हमें सोचना चाहिए ना, हम पाकिस्तान के पीछे क्यों पड़े? पाकिस्तान को हमारे खिलाफ अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो चाइना इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान तो छोटी सी ताकत है, वो हमें कुछ नहीं कर सकता, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वी आर द हिस्ट्री एंड जोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ नॉट अवर हिस्ट्री एंड जोग्राफी। ये आपको याद रखना होगा कि पाकिस्तानियों से हमारी कोई जंग नहीं है। ठीक है, वहाँ पे वो बाकायदा एक जो नेटवर्क बनाया जाता है वो चाइना की तरफ बनाया जाता है। तो बजाय इसके, मैं तो ये कहूँगा बीइंग ए ग्रेट पर्सन, कि हमें तो चाइना को देखना चाहिए, वो हमारे खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है, तो हमें तो उसको टारगेट में रखना है ना। तो पाकिस्तान से हमें क्या लेना है? तो ये मैं हिंदुस्तान की नौजवान जो जनरेशन है उनको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे। ठीक है, और मैं चूँकि राह के साथ रहा हूँ, और मैं पाकिस्तानी कौम को भी यही कहूँगा कि इतनी हाई लेवल पे भी पाकिस्तान को मिटाने की कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती। जब आप हमारे खिलाफ कोई प्लान करते हो तो हम भी करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमारी नेचर में ऐसी कोई बात नहीं है कि हम आपको मिटाने पे तुले हैं। आप एक खुद मुख्तार मुल्क हो, आपको पूरा हक है, आपकी जो कौमी सलामती है उसको चैलेंज करने के लिए नहीं, लेकिन हमारी कौमी सलामती को जब आप चैलेंज करो तो हम भी तो करेंगे, ये तो साफ जाहिर बात है। तो जम्मू कश्मीर जो है उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को एक, तो क्या कहते हैं कि एक दूसरे पे बर्तरी की मैदान का जंग बना रखा है। तो आए दिन आप देखते हो बॉर्डर पे क्या होता है, क्या करते हैं लोगों के साथ ये। ठीक है, लोगों का क्या कसूर है? आप उन पे माटर गोले डालते हो, उन पे गोलियाँ चलाते हो, उन्होंने क्या किया? वो तो अपनी जगह पर रह रहे हैं। तो बेसिक जो मैं ये कहूँगा कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो जम्मू कश्मीर की आवाम को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, उसमें हमारे पॉलिटिशियन भी मुलव्वस हैं कि वो हमारे जम्मू कश्मीर की जो एक टूरिस्ट हब है उसको हाईजैक करना चाहते हैं, हमें लूटना चाहते हैं, और लूटा उन्होंने। पाकिस्तान भी हमें लूटना चाहता है, हिंदुस्तान है वो भी हमें मारना चाहता है। तो मेरी ये गुजारिश है, बीइंग ये मैं कहूँगा कि मैं
और आज जैसी एजेंसी की तरफ से फिर भी यही कहूँगा कि कश्मीरी हमारे हैं, हम उनके हैं, वो हिंदुस्तान के हैं, ठीक है। तो फिर उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार क्यों कर रहे हो आप? और इसकी बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो हमारे जो बड़े बड़े लीडर बैठे हैं, वो लीडर जानबूझकर कश्मीरी को उनको जो है ना मरवा रहे हैं, ठीक है। मैं क्यों कहता हूँ कि इंटेलिजेंस एजेंसियों और पॉलिटिशियन ने कश्मीर को मिलिटेंसी में धकेला, क्योंकि हम सोए रहे, बस हमें रिश्वत और बदनवानी के सिवा और कोई ख्याल ही नहीं था। बस मैं बड़ा बन जाऊँ, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी कोठी, मेरे होटल बन जाएं, तो बाकी वो क्या उनका फार्मूला है लीडरशिप का, अपना काम है बनता तो बाहर में जाए जनता, ठीक है। इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो इस पे अब भी अगर हिंदुस्तानी हुकूमत वो गफलत की नींद सोती है, तो मैं क्या कहूँगा, ये तो हिंदुस्तान की बदनसीबी होगी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जो सखी साहब है, इनका एक क्लियर कॉन्सेप्ट है, अपनी ज़िंदगी एजेंसी को दी है, हिंदुस्तान के लिए काम किया है, लेकिन ज़िंदगी स्पॉइल होने के बाद अभी तक भी इन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। अपने घर को चलाने के लिए ज़मींदारी करते हैं। और इनका ये एक और कहना कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, एक तहजीब से भरा हुआ, कल्चर से भरा हुआ एक ऐसा स्टेट था जिसमें ये मिलिटेंसी और दहशतगर्दी का कोई रोल नहीं था, लेकिन एजेंसीज और पॉलिटिशियंस की वजह से इसे जानबूझ के धकेला गया है और एक बिज़नेस बन गया है, जिसकी वजह से टूरिस्ट हब जो था उसे लूट लिया गया हमारे मंत्रियों ने। तो इनकी आवाज़ बनते हैं, गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इनकी आवाज़ को सुने, इनके दर्द को महसूस करें, जिस तरह हम अभी महसूस कर रहे हैं, इसके दर्द का अजाला करें, इनको फौरी तौर पर इनका जो डिमांड है पूरा कर दिया जाए। मैं आपका मेज़बान ज़फूर मलिक विद कैमरा पर्सन इसरार काज़मी, अल क्लोजर।